वेलकम इन फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 6 ऑफ 12th क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि जो हमारा मेटल है, जो उसके अंदर इम्प्योरिटी रह गई है रिडक्शन के बाद, और को जब हमने रिड्यूस करवाया तो हमें मेटल मिला, और मेटल के अंदर फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। उन इम्प्योरिटी को अगर हम रिमूव कर देंगे तो वो रिफाइनिंग के अंडर में आएगा, उसको हम रिफाइनिंग बोलेंगे। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ द ओर। और इसको हम अलग अलग मेथड से कैरी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का क्या मतलब है, जैसे बेसिक स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मेटल एंड इम्प्योरिटीज़ हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। मेटल में और इम्प्योरिटीज़ में अगर मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस नियर टू 40 डिग्री सेल्सियस है तो हम उसका डिस्टिलेशन करवाएंगे। जैसे एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रखा है। मान लो ए और बी दो कंपोनेंट हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का 1100 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा डिफरेंस ना भी हो, बेशक 40-50 ऐसा डिफरेंस हो तब भी हो जाएगा ये। तो जिसको जब हम हीट करेंगे तो इतना हीट करेंगे कि जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो हमारा बॉयल हो जाए, और वो बॉयल होके दूसरी जगह जाएगा। बीच में ये कंडेंसिंग पाइप लगा रखे होते हैं हमने, कंडेंसर वगैरह, वो उसको कंडेंस करके क्या बना देंगे, लिक्विड बना देंगे, और फिर वो नीचे जैसे कंटेनर में आएगा तो वहाँ पर ये सॉलिड हो जाएगा। तो मेटल पहले ही सॉलिड हैं, उनका डिस्टिलेशन करवाना देखो वैसे तो काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं टिन वगैरह के लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें खैर हम नहीं करवाएंगे, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ। मेटल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के चांसेस कम ही करवाते हैं हम। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर डिफरेंस जो बॉइलिंग पॉइंट में है वो 35 से कम है तो हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं जनरली इसको हम, मेटल के लिए यूज़ रेयर होगा ये। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मेटल एंड इम्प्योरिटीज़ हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड द डिफरेंस इज लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। थर्ड मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिक्वेशन। जैसे नाम से पता लग रहा है, लिक्वेशन यानी कि लिक्विड, किसी को लिक्विड बना दें। इसका एक मैं अपने बचपन का एग्जांपल दूंगा। हम ना जब दिवाली होती थी, दिवाली के बाद दिवाली को क्या करते थे, हर घर के ऊपर मोमबत्ती लगती थी, और दिवाली से जब अगला दिन निकलता था, हम तीसरी चौथी क्लास में होते थे उस टाइम पे, ऐसा ही कहने में फ़ायदा है अब तो, क्योंकि चाहे बड़े भी हों। तो क्या करते थे, सुबह 4-5 बजे उठ जाते थे हम, और जैसे हमारा परिवार काफ़ी बड़ा था तो हम सभी के घरों के ऊपर जो मोमबत्तियाँ लगी हुई थी और वो जल के जो मोम बचता था, उस मोम को इकट्ठा कर लेते, और उस इकट्ठे मोम को फिर हम लेके और मोटे वाली मोमबत्ती बनाने की सोचते थे। उसके लिए मैंने क्या किया, ज़मीन में गड्ढा, ज़मीन में ना एक जो काफ़ी मोटा डंडा था, उस डंडे को मैंने ना, कच्चा फर्श होता था उस टाइम पे, तो उस फर्श में मैंने उस बड़े से, बल्कि खुट्टा ही था जिससे भैंस को बांधते हैं, वो खुट्टा मैंने उसमें ज़मीन में ठोक दिया और फिर उसको निकाल लिया। तो वहाँ पे क्या बन गया, गहरा खड्डा, और उसके अंदर इतना सारा मोम था मेरे पास, बहुत ज़्यादा। तो वो मोम मैंने उस गड्ढे के अंदर डाल दिया, और मोम डालने से पहले मैंने एक पत्थर के, छोटे से पत्थर के साथ, छोटे से टुकड़े के साथ धागा लेके वो लटका दिया बीच में, और फिर मैंने मोम डाल दिया, तो मोमबत्ती मेरी बन गई। अब मैंने कुछ घंटे के बाद जब वो ठंडा हो गया मोम, तो मैंने मोमबत्ती निकालने की कोशिश की, वो निकला ही नहीं। तो चारों तरफ से ज़मीन खोद के फिर मैंने वो निकाल ली। अब मैं जब उसको जलाता था ना, इतनी मोटी मोमबत्ती को, तो वो जल नहीं पाती थी, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी जम गई उसकी। तो उस मिट्टी को मैंने काफ़ी चाकू के साथ स्क्रैच भी किया कि वो उतर जाए, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था थोड़ा सा भी मोम ख़राब हो। तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक तसला था,
जो बीच में से थोड़ा सा फूटा हुआ था, उस तसले के अंदर उस मोमबत्ती को रख दिया मैंने, और उसके चारों तरफ जो उसको ना मैंने आग जला के उसके ऊपर रख दिया आधे तसले को, और तसले को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। जैसे ही तसला गर्म हुआ तो मोम पिघलने लग गया, और मोम के साथ जो मिट्टी थी वो तो वहीं रह गई, और मोम पिघल के, क्योंकि मैंने तसले को तिरछा कर रखा था वो, और जहाँ से फूटा हुआ था उसके नीचे मैंने अपना कोई कटोरा वगैरह जो रख लिया ताकि सारा मोम उसमें आ जाए। अब मैंने ये बचपन में किया था, लेकिन जब मैं 11th क्लास में हुआ, हमारे चैप्टर 11th में होता था, तो मैंने देखा लिक्विडेशन में भी वही काम है। हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कम या ज़्यादा किसका है। जैसे मिट्टी तो मेल्ट हो नहीं सकती थी, मोम ही मेल्ट हो सकता था। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो हमारा मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये स्लोपिंग हर्थ, स्लोपिंग यानी कि तिरछा ढलान वाला, स्लोप वाला, हर्थ का मतलब भट्ठी चूल्हा। तो स्लोपिंग हर्थ के ऊपर हम मेटल को हीट करते हैं, इम्प्योर मेटल को। इससे क्या होगा, मेटल हमारा मेल्ट होके लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा, और जो उसके अंदर इम्प्योरिटी हैं वो ऊपर रहेंगी। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मेटल एंड इम्प्योरिटीज हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। अब लॉकडाउन में आप फ्री हो, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखो, 2-4 चप्पल खाओ अपनी मम्मी से, है ना, तभी तो कुछ याद रहेगा कि हाँ हमने ऐसा किया था। क्योंकि मेरे को भी बहुत फूकनी पड़ी थी उस टाइम पे, क्योंकि घर में ना बड़े लीप के गोबर के साथ लीपते थे, उस घर के अंदर मैंने इतना मोटा खूटा वहाँ ठोक दिया था, और जब उसको निकाला तो बड़ा ख़राब हो गया था फर्श, तो बड़ी पिटाई हुई थी मेरी उस टाइम पे, इसलिए मेरे को आज तक एग्जाम्पल याद है। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि मेटल और इम्प्योरिटीज़ में अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं मेटल के, और जो उसके अंदर इम्प्योरिटी हों। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मेटल एंड इम्प्योरिटीज़ हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल मान लो कम होगा। और मैंने आपको याद करवाया था ओए, बताओ ओए के बाद क्या था, आरसी। ओए आरसी, यानी कि एक बाइक लेके जाने लग रहा था, पुलिस वाला बोला उसको ओए आरसी, तो ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड पर। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, और आरसी का क्या मतलब है, रिडक्शन होगा कैथोड पर। तो ये डायग्राम से समझो। डायग्राम में क्या है, एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ कि मान लो हमने कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है कॉपर की। अब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल भी हो सकते हैं कॉपर के साथ, और कम रिएक्टिव भी। वो टेबल मैंने वो बताया था ना, कब का समा जलन टीले हक 50 होना। तो वहीं से हम इसको याद करते हैं कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव तो हो गया आयरन, और कॉपर से कम रिएक्टिव हो गया सिल्वर, गोल्ड वगैरह। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो जब कॉपर की इलेक्ट्रोलाइट की रिफाइनिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इम्प्योर जो हमारा मेटल है उसको बना देते हैं हम एनोड, और थोड़ा सा बिल्कुल प्योर कॉपर को उसकी बना देते हैं हम थिन लेंगे उसको, बिल्कुल थिन, ताकि उसके ऊपर जब डिपॉजिट होगा तो वो मोटा अपने आप हो जाएगा। तो थिन प्लेट किसकी लेंगे हम, प्योर मेटल की, यानी कि प्योर कॉपर की, या रोड ले सकते हैं हम। उसको हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको कैथोड बना देंगे।
इम्प्योर को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव के साथ और प्योर को कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव वाला कैथोड और पॉजिटिव वाला एनोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साइन अलग होते हैं। तो जो कैथोड बना वो नेगेटिव है, एनोड जो बना वो पॉजिटिव है। और जैसे हम कॉपर को रिफाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो बीच में हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ना, यानी कि जो सॉल्यूशन लेंगे वो उसी मेटल का होना ज़रूरी है जिसकी हम रिफाइनिंग कर रहे हैं। यानी कॉपर की कर रहे हैं तो कॉपर का ही सोल्ट होना चाहिए बीच में। हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट ब्रेक होके कॉपर आयन और सल्फेट आयन बना देगा। तो ये बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ देखो, इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया, प्योर मेटल को कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट क्या ली हमने, कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा, अब हमें ये पता है एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन, क्योंकि बताया ना मैंने OARC। तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, रिडक्शन कैथोड पे होगा। और रिडक्शन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, और वो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे होगा। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो आयरन लिया है जैसे मैंने कॉपर से ऊपर, तो कॉपर क्या हो गया हमारा, कॉपर से ऊपर लिया हमने आयरन, तो आयरन हमारा हो गया ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये जो आयरन है ये यहाँ से डिजोल्व होके सॉल्यूशन में आएगा। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में से सबसे पहले सॉल्यूशन में वो आएगा जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और रिएक्टिविटी ज़्यादा है आयरन की, तो आयरन सॉल्यूशन में आएगा। अब सॉल्यूशन में आयरन आ गया और हमने इलेक्ट्रोलाइट ली थी कॉपर सल्फेट की, तो वहाँ से कॉपर भी आ गया और सल्फेट भी आ गया। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जाएंगे जो भी पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि कॉपर भी जाएगा, आयरन भी जाएगा, फेरस आयन और क्यूप्रिक आयन दोनों जाएंगे कैथोड पर। लेकिन रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आयरन में और कॉपर में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, कॉपर का। तो डिपॉजिट कौन होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। इसके ऊपर ना एक IIT में एडवांस पेपर में न्यूमेरिकल आया हुआ था कि 10 मिनट के लिए हमने करंट पास किया लेकिन कॉपर इतना डिपॉजिट हुआ, तो बताओ उसमें आयरन कितना है। तो इस तरह एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एडवांस IIT में। तो अब क्या बता रहा हूँ मैं कि एनोड से सॉल्यूशन में वो जाएगा जो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन सॉल्यूशन से कैथोड पे वो जाएगा जो कम रिएक्टिव है। तो कॉपर में, आयरन में और गोल्ड में मान लो 3 है ये, कॉपर के साथ आयरन भी है और कॉपर के साथ मान लो गोल्ड भी है। तो गोल्ड तो सॉल्यूशन में जा नहीं सकता जब तक आयरन है और कॉपर है, क्योंकि आयरन और कॉपर क्या कहते हैं सिल्वर और गोल्ड को, कि जब तक, जैसे मंदिर के सामने पुजारी खड़ा होकर कहता है ना कि जब तक मेरे खून का एक एक कतरा बाकी है हम मंदिर की जो हैं मूर्तियाँ चोरी नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर कॉपर और आयरन ये गोल्ड और सिल्वर को रोकने वाले हैं, या कहें कि कॉपर के ऊपर आयरन है, जब तक आयरन है तब तक कॉपर का भी ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं होगा और वो सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। अब कॉपर सॉल्यूशन में गया नहीं और कॉपर को डिपोजिट होना है प्योर कैथोड के ऊपर, इसलिए हमने बीच में क्या लिया, कॉपर सल्फेट, कि जब तक वो कॉपर सॉल्यूशन में नहीं आता तब तक वहाँ से कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिपोजिट होता रहेगा कैथोड पर। और क्योंकि इम्प्योरिटी हमारी ज़्यादा नहीं होती, आयरन थोड़ा बहुत होगा, कॉपर ज़्यादा है, तो आयरन के बाद फिर कॉपर का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन।
जब कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड जो है वो थोड़ा थोड़ा डिजोल्व होता रहेगा, मतलब मोटा था ना, काफ़ी थिक ले रखा था हमने, धीरे धीरे ये डिजोल्व होता जाएगा और सॉल्यूशन में जाते जाएंगे। पहले आयरन गया, फिर कॉपर जाएगा। जब कॉपर जाएगा सॉल्यूशन में कॉपर भी गया आयरन के बाद। जब कॉपर जाएगा तो वो जब तक कॉपर है वो सिल्वर और गोल्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा और वो सॉल्यूशन में नहीं जाने देगा। अब बात आती है कैथोड पे कौन जाएगा फिर। अब हमारे सॉल्यूशन में आयरन भी है और कॉपर भी है, दोनों में से किसका रिडक्शन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, और ज़्यादा किसका है? कॉपर का। तो इस तरह से एनोड से सिल्वर और गोल्ड तो सॉल्यूशन में आ नहीं सकते, कॉपर आ सकता है और उसके ऊपर जो कम ज़्यादा रिएक्टिव है वो आ सकता है। लेकिन सॉल्यूशन से कैथोड पे सिर्फ कॉपर जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका रिडक्शन नहीं हो सकता। लास्ट में जब कॉपर चला जाएगा सिल्वर और गोल्ड बचेंगे। सिल्वर और गोल्ड मान लो थोड़ा बीच में आ गया, कॉपर चल रहा था, जा रहा था, बीच बीच में कॉपर और ये कॉपर के बीच बीच में सिल्वर और गोल्ड आ गया बाई चांस, तो वो नीचे गिर जाएगा, एनोड के नीचे बैठ जाएगा और उसको बोलेंगे हम एनोड मड। देखो ये नाम तो उसको मड का दिया, कीचड़ का नाम दिया है, लेकिन ये बहुत महंगा है क्योंकि इसके अंदर क्या है? सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम होता तो प्लेटिनम भी हो सकता था। तो ये एनोड मड बहुत महंगा कीचड़ है। तो एनोड से कौन जाएगा सॉल्यूशन में? जो ज़्यादा रिएक्टिव है। और सॉल्यूशन से कैथोड पे कौन जाएगा? जो कम रिएक्टिव है, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि वो कौन है? कॉपर। तो सिल्वर और गोल्ड तो एनोड पे ही दूर हो गया आयरन से, इससे कॉपर से। सिल्वर और गोल्ड तो कॉपर से एनोड से ही दूर हो गए, सॉल्यूशन में आए ही नहीं, वहीं पे छोड़ देना, अब जाओ भी कॉपर तुम ही अपना संभालो। और सॉल्यूशन में आने के बाद आयरन ने साथ छोड़ दिया, जाओ भी कॉपर आप ही जाओ कैथोड पर। इतनी बात समझ में आ गई सभी के? हाँ जी बेटा, समझ में आ गया? ओके, तो ये देखो एनोड पे क्या लिखा है, आयरन डिजोल्व होके Fe2 पॉजिटिव बना रहा है, कॉपर डिजोल्व होके कॉपर 2 पॉजिटिव बना रहा है। फिर गए हम कैथोड पर। कैथोड पे क्या लिखा है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल आयन विल गेट reduced whereas more reactive metal ion of impurity remains in the solution। तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ई के ऊपर नेगेटिव भी आएगा, क्या बनाएगा? Cu, C कैपिटल U स्मॉल। तो अगला मेथड है हमारा फिर जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग का बेसिक प्रिंसिपल हर साल पूछा जाता है, लगातार 10 साल हो गए, 7 साल हो गए, मतलब हर साल जोन रिफाइनिंग का बेसिक प्रिंसिपल पूछा जाता है। जोन रिफाइनिंग को आप ऐसे समझो कि मान लो मोमबत्ती में ना धागे की जगह हमने लोहे का तार डाल रखी, मोटी तार, और हमने क्या करना, वो तार निकालनी है। तो हम क्या कर दें उसको जैसे हम मुट्ठी बंद कर लें ऐसे, और ये मुट्ठी हमारा हीटर है, और इस हीटर में से हम क्या करें, एक वो मोमबत्ती को पास करें, तो वो मोम जब पिघल के तो वो पीछे रह जाएगा और आगे कौन निकलेगा? केवल लोहे का तार। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब हम मेटल को हीट करते हैं ना इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ से मेटल जो है हमारा वो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप में होगा, लेकिन इम्प्योरिटी मेल्ट हो जाएंगी। जब हम इम्प्योर मेटल को सर्कुलर लोहे की भट्ठी में लेके जाएंगे, चारों तरफ हीट होगा मेटल, वो उस भट्ठी के अंदर जाके, हीटर के अंदर जाके सेमी सॉलिड बन जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटी मेल्ट होके मोल्टन स्टेट में आ जाएंगी बिल्कुल। और थोड़े टाइम के बाद सर्कुलर हीटर को जब हम आगे की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, जहाँ पर हीटर पहले गर्म कर रखा था, जहाँ पर हीटर ने, वहाँ पर वो कूल होना स्टार्ट हो जाएगा, मेटल हमारा दोबारा से क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लेगा।
लेकिन जो इम्प्योरिटी हैं वो सॉलिड नहीं होंगी। अब एक बार निकल गई तो वो आगे की तरफ बहती जाएंगी। ये डायग्राम में देखो एक बारी, इस डायग्राम में दिखा रखा ना ये कि जब सर्कुलर हीटर के अंदर लेके गए हम, तो ये बीच में मोल्टन मेटल का जो जोन है जो मेल्ट हो रखा है, वहाँ पर इम्प्योरिटी लिक्विड स्टेट में आ चुकी हैं। उससे लेफ़्ट और राइट में हमारा जो मेटल है वो सॉलिड है, और जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में जो हमारा मेटल था वो प्योरीफाई होता जाएगा। इस तरह से हम एक बार मान लो टॉवल हमारा गीला है, और उस गीले टॉवल को हम एक हाथ में पकड़ के और दूसरे हाथ से उसको मुट्ठी के साथ पकड़ के नीचे की तरफ रगड़ते हैं उसको, ताकि पानी नीचे निकल जाए, है नहीं। हमने टॉवल को गिल्ला करके और एक हाथ में पकड़ लिया, लटका लिया नीचे की तरफ, और दूसरे हाथ से हम मुट्ठी बंद करके और उसको एकदम से नीचे की तरफ लेके आते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो वो पानी नीचे निकलता जाता है। 2-4 बार ऐसे करते हैं तो काफ़ी पानी निकल जाएगा बाहर। ऐसे ही यहाँ पर है, जो हमारा मेटल है, इम्प्योर मेटल, उसके ऊपर से हम सर्कुलर हीटर बार बार पास करेंगे, सैकड़ों बार पास करेंगे, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करेंगे। ये नहीं है एक बार राइट ले गए, एक बार लेफ़्ट ले गए, एक बार राइट ले गए, नहीं तो इम्प्योरिटी इधर से उधर घूमती रहेंगी। बार बार मेटल लेंगे, बार बार हम हीटर को एक ही डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, फिर दोबारा से उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो इम्प्योरिटी हैं वो मेल्ट होके आगे की तरफ भागेंगी, और ऐसे जब सैकड़ों बार कर दोगे तो इम्प्योरिटी एक ही टर्मिनल पे आ जाएंगी, और वहाँ से उनको हम काट के फेंक सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट impurities are more soluble in melt, whereas pure metal form crystalline solid। अब ये किसके लिए यूज करते हैं हम? जैसे हमारा क्या हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, बोरोन हो गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनके लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि विच टेक्निक इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ गैलियम, तो उसमें फिर क्या कह देंगे हम, जोन रिफाइनिंग। तो प्रोसेस देखो एक बारी, क्या करते हैं इसमें, मेटल इज हीटेड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर with a circular heater which is moved forward slowly. Impurities get melted and move along with heater as these are more soluble in melt, whereas metal forms crystalline solid। जब हम सर्कुलर हीटर को आगे की तरफ ले जाएंगे तो बाद में जो वो मेल्ट हो गया था थोड़ा बहुत मेटल, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएगा। This process is repeated several times by moving heater in a same direction, and at the end, एक end पे and at the end at which impurities get collected is removed। जिस किनारे पे इम्प्योरिटीज आके इकट्ठी हो जाती हैं उसको काट के फेंक देंगे। मान लो लोहे का सरिया है, हालांकि लोहे के लिए यूज़ नहीं करते, लोहे के सरिये को क्या करो, बार बार मूव करते रहो, हीटर में से पास करते रहो, हीटर में से पास करते रहो, और उस सरिये के ऊपर मान लो मोम होता तो वो मोम पिघल के एक तरफ जाता 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 जाता, तो इस तरह से वो प्योरीफाई हो जाता। कोई डाउट जोन रिफाइनिंग में किसी को? बेटा कोई डाउट किसी को? गुड। नेक्स्ट वन इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग ये भी हमारा, जैसे मैंने बताया ना, एक तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, ये 3 टॉपिक तो ऐसे हैं, 3-4 टॉपिक जो लगातार 7-7 साल से पेपर में आ रहे हैं, पूछते हैं इनका बेसिक प्रिंसिपल। तो वेपर फेज रिफाइनिंग किस तरह से है ये मैं बता देता हूँ आपको। उससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ मैं। भविष्य और यश, भविष्य और यश जो हैं ये 2 फ्रेंड हैं, और
सागर शायद ग्रुप में नहीं है आज, और सागर चाहता है कि भविष्य को मैं पीट लूँ, लेकिन सागर अगर भविष्य को बुलाएगा ना, वो घर से बाहर आ जाओ नमस्ते चौक पे पिटने के लिए, तो वो आएगा थोड़े ना। तो सागर क्या कहता है यश को, नहीं जो है, हाँ सागर यश को कहता है कि भाई अपने दोस्त को बुलाना भविष्य को नमस्ते चौक पे, और वो फ़ोन करके उसको बुला ले भी नमस्ते चौक पे मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ एक बारी, और फिर सागर उसको पीट के चला जाए। यही चीज़ वेपर फेज रिफाइनिंग में है। इसके अंदर हम जो मेटल है ना, जिसको हम प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, वो वोलेटाइल नहीं है। हम जो मेटल है इम्प्योर मेटल, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसी स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ। वो रिएजेंट क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा रिएक्ट करके सभी मेटल का, लेकिन एक मेटल का कंपाउंड तो वोलेटाइल होगा, औरों का वोलेटाइल नहीं होगा। वोलेटाइल मतलब वेपर बनाने वाला। डेफिनेशन मैं अभी करवाऊंगा, उससे पहले मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे ये जिरकोनियम है, जिरकोनियम के साथ ना बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ थी, जिरकोनियम के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ थी। तो उन इम्प्योरिटीज़ का जिरकोनियम का मिक्सचर जो था, उसकी हमने आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई और जिरकोनियम आयोडाइड बना दिया। टाइटेनियम भी हो सकता है जिरकोनियम की जगह। आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना दिया, आयोडाइड। सभी के आयोडाइड बन गई। औरों के आयोडाइड तो हैं सॉलिड, जिरकोनियम का भी सॉलिड है, लेकिन ये वोलेटाइल है। थोड़ा सा हीट करते ही ये क्या हो जाएगा, वेपर बना लेगा। तो पहले तो आयोडाइड बना लिया उनका, और फिर आयोडाइड बनने के बाद उसको हम हीट करेंगे तो सिर्फ जिरकोनियम के वेपर बन के उड़ जाएगा, वो दूसरी जगह कलेक्ट कर लेंगे उसको हम, बाकी वहीं रह जाएंगे, सभी के आयोडाइड पीछे रह जाएंगे। जिरकोनियम का आयोडाइड वेपर बन के दूसरी जगह हम कलेक्ट कर लेंगे उसको, और उसको अगर हम फिर फर्दर हीट कर दें तो वो वापस जिरकोनियम में और आयोडीन में ब्रेक हो जाएगा। तो जिरकोनियम को दूसरे मेटल के साथ हम वैसे सेपरेट नहीं कर सकते थे। पहले इनका एक हमने कंपाउंड बनाया सभी का, वो जो कंपाउंड बनता है वो जिरकोनियम का केवल वोलेटाइल होगा, औरों का वोलेटाइल नहीं होगा, यानी कि वो हीट करने से वेपर नहीं बनाएगा। तो इसको हम फिर, क्योंकि वोलेटाइल है तो वेपर बन के दूसरी जगह कलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसको हायर टेम्परेचर पे हीट करके ब्रेक कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे दोबारा से प्योर मेटल में। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कुछ कंडीशन को ये ओबे करे। उससे पहले मैं डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। बेसिक प्रिंसिपल, इन दिस प्रोसेस मेटल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड। मेटल को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, वोलेटाइल कंपाउंड में। मेटल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड विच इज कलेक्टेड एंड देन डिकम्पोज्ड ऑन फर्दर हीटिंग टू गिव प्योर मेटल। मेटल को पहले अपने वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, उसको अलग से सेपरेट कर लेंगे फिर हम, क्योंकि वोलेटाइल है वो, और फिर इसको फर्दर हीट कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। कंडीशन क्या है इसकी, द फर्स्ट मेटल शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड। जिस कंपाउंड को हम क्या चाह रहे हैं सेपरेट करना, उसका कंपाउंड कैसा बनना चाहिए, वोलेटाइल बनना चाहिए। और किन से बनना चाहिए, जो हमारी लेबोरेटरी में रिएजेंट प्रेजेंट उन्हीं से बन जाना चाहिए। ये ना हो कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े तब रिएजेंट लेके आएँ स्पेसिफिक। तो जो कॉमनली अवेलेबल हैं उन रिएजेंट का यूज़ करके हम मेटल को क्या बना देंगे, वोलेटाइल। पहली कंडीशन। दूसरा, अब हमने वोलेटाइल कंपाउंड तो बना दिया, अब फर्दर हीट करने से मान लो वो ब्रेक ही ना हो प्योर मेटल में, तो हमारा जो मेटल था थोड़ा बहुत वो भी हमारा ख़राब हो गया। तो क्या दूसरी कंडीशन कि जो वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा वो आसानी से डिकम्पोज हो जाना चाहिए प्योर मेटल में, नहीं तो रिकवर ही नहीं कर पाएंगे उसको हम। तो सेकंड पॉइंट है वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल सो दैट
इट कैन बी रिकवर्ड ईजीली। अब इसके लिए ना हम दो प्रोसेस यूज करते हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किया। दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका काम किया। तो एक था हमारा वेन आर्कल। वेन आर्कल ने क्या किया, अपना आयोडाइड बनाया। पहले मेटल को कन्वर्ट करते हैं आयोडाइड में और फिर उसको हीट करवा के, मतलब पहले आयोडाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सेपरेट कर लेंगे वोलेटाइल है क्योंकि वो, और फिर उसको हम क्या कर लेंगे, डिकम्पोज। तो वेन आर्कल ने केवल क्या किया था, आयोडाइड बनाया था। प्रोसेस दोनों में सेम है। जैसे जिरकोनियम का आयोडाइड बना दिया हमने, टाइटेनियम का आयोडाइड बना दिया। जैसे टाइटेनियम का आयोडाइड बनाया हमने 2500 केल्विन पे हीट करके, और फिर 14,000 केल्विन पे हीट कर दिया तो ये डिकम्पोज हो गया। जबकि जिरकोनियम को 1800 केल्विन पे हीट करते तो वो डिकम्पोज हो जाता है। दूसरा था मोन्स प्रोसेस। मोन्स ने क्या किया, इसने कार्बोनिल बनाया। डिफरेंस इतना ही है, एक ने तो क्या बनाया, आयोडाइड। मोन्स ने क्या बनाया, अब देखो मोन्स में O आ गया और कार्बोनिल में भी CO ऑक्सीजन है। तो कभी बाई चांस भूल जाओ कि मोन्स में आयोडाइड था या वेन आर्कल में आयोडाइड था, तो O जिसमें आएगा उसमें ऑक्सीजन CO आएगा। तो मोन्स प्रोसेस में क्या करवाया, जैसे निकल है, CO के साथ रिएक्शन करवाई 330 से 350 केल्विन पर, तो निकल कार्बोनिल बन गया। ये वोलेटाइल है, सेपरेट कर लेंगे। फिर इस निकल कार्बोनिल को हम फर्दर हीट करेंगे 450 से 470, यानी कि देखो एक तो 50 से 20 कम है, 50 से 20 ज़्यादा है। पहले वाले में 350 था तो 20 कम कितना हो गया, 330। दूसरे वाले में 450 था तो 20 ज़्यादा हो गया तो 470। तो इस तरह से हम पहले कार्बोनिल बनाएंगे, फिर कार्बोनिल को डिकम्पोज करके प्योर मेटल बना देंगे। तो समझ में आ गई दोनों प्रोसेस। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम क्रोमेटोग्राफिकल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।